अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत आज हम जो लॉ फोकस कर रहे हैं वो है द इस्लामिक लॉ ऑफ मैरिज, और पहला एपिसोड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज पर, यानी इस्लामी कानून निकाह हमारा फोकस है। और आज का थीम है अरकान निकाह। ये एक आर्टिकल है उर्दू जबान में ओरिजिनली। इसके ऑथर हैं मौलाना शाहिद अली कासमी, लेकिन इसको इंग्लिश टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को समझ पाएं जो उर्दू पढ़ने और समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, डिफिकल्टी फील करते हैं। सब टॉपिक जो हमने कवर किए हैं इस वीडियो में वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तारुफ, उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज यानी अरकान निकाह, उसके तहत निकाह के इनेकाद के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल, और फिर ईजाब व कबूल का सैगा यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टेंस यूज्ड और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर यूज्ड। उसके बाद देखेंगे क्या दबाव के तहत मैरिज हो सकती है, यानी किसी के प्रेशर में आकर कोई मैरिज करता है तो क्या वो मैरिज वैलिड रहती है। और आखिर में देखेंगे ईजाब व कबूल का तलफ़्फ़ुज़ जरूरी है यानी यूसेज ऑफ वर्बल टर्मिनोलॉजी। यहाँ हम देखते हैं निकाह का तारुफ यानी निकाह के मीनिंग क्या है। द लिटरल मीनिंग ऑफ निकाह is to merge or combine two things, यानी लफ्ज निकाह के जो माने हैं वो हैं दो चीजों को जुड़ाना या एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे में मर्ज करना। Hence the marital contract between a husband and wife is termed as nikah and the ceremony of nikah is also called nikah। यानी ये दरअसल हस्बैंड और वाइफ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम निकाह नहीं कहते, बल्कि निकाह के सिलसिले में जो सेरेमनी कंडक्ट होती है, जो अक़्द होता है, उसको भी निकाह ही कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, निकाह इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन थ्रू विच दे कैन बेनिफिट ईच अदर विद द कंडीशन दैट देयर इज नो डिसेबलमेंट। यानी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के तहत, यानी इस्लामिक फ़िक़्ह के तहत निकाह दरअसल एक कानूनी मुआहदा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है एक आदमी और औरत के बीच, जिसके तहत वो एक दूसरे को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जबकि बीच में कोई रुकावट हायल न हो। देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज यानी निकाह के अरकान क्या हैं। मैरिज अंडर द इस्लामिक लॉ इज एसेंशियली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस्लामी कानून के तहत निकाह दरअसल एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन अ प्रपोजल फ्रॉम वन साइड एंड एन एक्सेप्टेंस ऑन द अदर साइड। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए दो बातें जरूरी है। एक तरफ से निकाह का प्रपोजल हो, यानी लड़के की तरफ से या उसके या वली की तरफ से निकाह का प्रपोजल हो, और दूसरी तरफ से यानी लड़की की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस हो, जिसको कबूल कहा जाता है। The law does not insist on any particular form in which the contractual performance should be effected or that the union should be evidenced by any writing। यानी इस्लामी कानून निकाह के तहत कोई ऐसे कस्टम्स या रिचुअल जरूरी नहीं है जो निकाह को कंप्लीट करने के लिए किए जाने चाहिए। बुनियादी तौर पर एक प्रपोजल होना चाहिए लड़के की तरफ से, और लड़की की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि निकाह राइटिंग में हो। इस्लामी कानून के तहत कोई निकाह नामे की भी ज़रूरत नहीं होती है, निकाह फिर भी वैलिड रहता है। टर्म्स यूज्ड फॉर मैरिज, यानी निकाह के दौरान किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी है। For the contract of marriage, it is a must that terms used should clearly indicate marriage। यानी निकाह के वक्त ये ज़रूरी है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो सही मानों में निकाह के अंजाम दही की इत्तला देते हैं। Such words are termed as expressive। ऐसे अल्फाज को सरीह कहते हैं, इंग्लिश में expressive। Otherwise the terms used should reflect gain of ownership of something। अगर expressive words ना यूज़ करें तो ऐसे अल्फाज यूज़ करें जिससे किसी चीज को अपनी मिल्कियत में लेने के माने आते हों। Such words are called implicative। ऐसे अल्फाज को implicative कहते हैं, उर्दू में किनाया कहा जाता है। For instance, मिसाल के तौर पर the expressive words are निकाह and तजवीज, यानी निकाह और तजवीज जो अल्फाज हैं वो सरीह अल्फाज हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं निकाह के लिए, मैरिज के लिए। एंड इन उर्दू लैंग्वेज इट इज शादी ब्याह एंड इन इंग्लिश इट इज मैरिज। और उर्दू जबान में शादी ब्याह और इंग्लिश में मैरिज जैसे अल्फाज एक्सप्रेसिव वर्ड्स कहलाते हैं। इफ द टर्म्स हिबा, सदका, अतिया एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस,
even then the marriage contract is valid as these words are capable of indicating ownership. यानी ऐसे अल्फाज जो डायरेक्ट निकाह को इंडिकेट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली वो निकाह को इंडिकेट करते हैं, जैसे हिबा है, गिफ्ट को कहते हैं, सदका है, अतिया है, ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से भी निकाह हो जाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं तब भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, चूंकि ये अल्फाज ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं, मिल्कियत को इंडिकेट करते हैं। Comparatively, when the terms not capable of indicating any kind of ownership are used, the marriage contract doesn't take place. अगर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो न ही एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं, यानी जो क्लियर वर्ड्स भी नहीं हैं, सही अल्फाज भी नहीं हैं, और जो इम्प्लिकेटिव वर्ड्स भी नहीं हैं, यानी किनाया भी नहीं है, और किसी ओनरशिप को भी इंडिकेट नहीं करते, तब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर और इम्पोर्टेंस ऑफ टेंस यूज्ड ड्यूरिंग द मैरिज, यानी मैरिज प्रोसेस के वक्त जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, जो अल्फाज बोले जाते हैं, उनमें जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, उनमें जो टेंस इस्तेमाल होता है, यानी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उनकी क्या नोयत होनी चाहिए, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ देखते हैं। एक्सप्लिसिट और इंस्ट्रक्टिव टेंस फ्रॉम वन साइड एंड द पास्ट टेंस फ्रॉम द अदर साइड इज नेसेसरी। यानी लड़के की तरफ से बिल्कुल क्लियर अल्फाज में प्रपोजल हो, बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो कि वो लड़की का हाथ मांग रहा है, और फिर लड़की की तरफ से या लड़की के वालिद की तरफ से उसका जवाब माजी में होना चाहिए, यानी पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, ग्रूम कह रहा है, यू गिव योर डॉटर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज टू मी, यानी आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करें। ब्राइड फादर यानी लड़की का बाप कहता है, आई हैव एक्सेप्टेड, यानी मैंने कबूल किया। पास्ट टेंस है लड़की के बाप की तरफ से ये जवाब। तो इस तरह की एक एग्जाम्पल है, तो ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल देखें, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। मिसाल, ग्रूम कहता है, आई एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विथ यू, यानी लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूँ, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूँ। लड़की कहती है, आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करती हूँ, तभी मैरिज हो जाएगी। लेकिन डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यूज नहीं होना चाहिए, या तो पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, लेकिन फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल निकाह को वैलिड नहीं करता। मिसाल देखें, ग्रूम कहता है, आई विल मैरी या आई विल मैरी यू, यानी लड़का कह रहा है कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। लड़की कहती है, आई विल एक्सेप्ट, यानी मैं कबूल करूंगी। यहाँ पे प्रपोजल भी फ्यूचर टेंस में और एक्सेप्टेंस भी फ्यूचर टेंस में है, लिहाजा इससे कोई निकाह मुनक़िद नहीं होगा। The proposal or acceptance under compulsion or just for just, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है, अगर ये कंपल्शन के तहत हुआ, यानी किसी के प्रेशर में हुआ, या सिर्फ मजाक की नियत से हुआ या मजाक के मकसद से हुआ, तो क्या निकाह हो सकता है? देखें इसका जवाब, इमाम अबू हनीफा का कौल है, even if the parties propose and accept the proposal simply for fun and joke, the marriage has occurred। यानी इमाम अबू हनीफा का ये कौल है कि दो पार्टीज जो हैं, एक लड़का और दूसरी पार्टी लड़की, चाहे वो मजाक से जस्ट फॉर फन एंड जोक भी प्रपोज एंड एक्सेप्ट करें, तब भी निकाह हो जाएगा। क्योंकि एक हदीस यहाँ पर दी गई है, एज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, देयर आर 3 थिंग्स वेयर द इंटेंशन इज सिंपल जोक और फन इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। यानी 3 चीजें ऐसे हैं, अगर उनके मामले में मजाक से ही क्यों ना कुछ कह दें, उनको संजीदगी से लिया जाएगा। वो है मैरिज, यानी मजाक से कोई निकाह करता है तो भी निकाह हो जाता है, और दूसरा है डाइवोर्स यानी तलाक, कोई मजाक में भी तलाक देता है तो तलाक हो जाती है। एंड रिकंसाइलेशन यानी रजात, तीसरी चीज है रिकंसाइलेशन, यानी तलाक के बाद कोई रिकंसाइल करना चाहता है, अपनी बीवी से रुजू होना चाहता है, चाहे वो मजाक में भी क्यों ना कह दे, रजत हो जाएगी। यहाँ देखें, दूसरे ज्यूरिस्ट का कहना है, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड अंडर कंपल्शन इज नॉट वैलिड, यानी निकाह जो जबरन किया जाता है वो वैलिड नहीं होता। यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक निकाह चाहे मजाक में हो या जबरन हो जाता है, जबकि दूसरे फुक़हा के नज़दीक निकाह कंपल्शन के तहत नहीं होता, दबाव में आकर कोई निकाह करता है तो नहीं होता है। यूसेज ऑफ वर्बल टर्मिनोलॉजी के बारे में देखें कि निकाह के दौरान जबान से अल्फाज का तलफ़ुज़ कितना ज़रूरी है, जबान से अल्फाज का अदा करना, वर्ड्स अट्टर करना किस कदर ज़रूरी है।
یہاں پر ایک مثال دی گئی کہ اگر کوئی بندہ کسی دکان پر جاتا ہے، دکان والے کے سامنے پیسے رکھتا ہے اور کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بدلے میں دکان والا وہ چیز دیتا ہے اور پیسے اٹھا لیتا ہے، تو اس قسم کی خرید و فروخت ویلڈ رہتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ نکاح میں نہیں ہے۔ If a man keeps some amount یعنی dower in front of a woman and the woman takes it, the marriage contract is not complete unless they propose and accept verbally, even if there are witnesses۔ یعنی کوئی آدمی مہر کی رقم عورت کے سامنے رکھ دے اور عورت اس مہر کو اٹھا لے، چاہے اس وقت گواہ بھی کیوں نہ موجود ہوں، پھر بھی یہ میرج کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ میرج کانٹریکٹ اکر ہی نہیں ہوا ہے۔ میرج کانٹریکٹ از ناٹ کمپلیٹ۔ یہ کمپلسری ہے کہ لڑکا زبان سے الفاظ اٹر کرے کہ وہ پرپوز کر رہا ہے، اور اس طرح سے یہ کمپلسری ہے کہ لڑکی اپنی زبان سے اٹر کرے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ لیکن آج کے ٹیلی فونک دور میں اور کیا فردر پاسبلٹیز ممکن ہیں، یہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔